नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, बिहार आप कह सकते हैं प्रोविंशियल सर्विस कमीशन का 67th प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है आपका। उसके लिए यहाँ पर बिहार स्टैटिक जनरल नॉलेज और वी कैन से दैट बिहार स्टैटिक जीके की एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। वन टाइम क्विक रिवीजन है एग्जाम से पहले। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी जा चुके हैं सीरीज के। ये आप आज का 3rd लेक्चर है। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार से। बिहार का जो मध्यकालीन इतिहास है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे पाल वंश से, पाल डायनेस्टी से। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो पाल डायनेस्टी जो थी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इट इमर्ज्ड एज अ पावरफुल डायनेस्टी इन बिहार बंगाल रीजन बट ओनली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हर्षवर्धन पावर इन नॉर्थ इंडिया एंड द डिक्लाइन ऑफ किंग शशांक इन बंगाल रीजन। शशांक बंगाल रीजन में जब उसका डिक्लाइन हुआ, या आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन का डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद जो पाल वंश था वो एक पावरफुल किंगडम और पावरफुल डायनेस्टी की तरह बंगाल बिहार रीजन में इमर्ज हुआ। पाल डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? वो था आपका गोपाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। और गोपाल ने रूल किया था 750 से लेकर के 770 एडी तक। गोपाल वॉज चूजन एज द रूलर बाय फ्यूडल्स एंड जनरल पब्लिक ऑफ बंगाल। तारानाथ एक इतिहासकार थे, उनके अकॉर्डिंग गोपाल पुंड्रुवर्धन बिलोंग्ड टू द क्षत्रिय क्लैन ऑफ बोगरा डिस्ट्रिक्ट। ही सून एक्सटेंडेड हिज टेरिटरीज टिल बिहार। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि गोपाल वॉज सक्सीडेड बाय धर्मपाल। धर्मपाल का जो आप कह सकते हैं शासनकाल है 770 से लेकर के 810 एडी तक चला है। धर्मपाल इन्वेडेड कन्नौज इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 8th century and organized a grant where he assumed the title of Uttarapad Swamini and also appointed चक्रायुद्ध द रूलर ऑफ कन्नौज। तो गोपाल के जो सक्सेसर थे, गोपाल जो कि फाउंडर हैं पाला डायनेस्टी के, उनके सक्सेसर धर्मपाल, इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया। इनको एक टाइटल दिया गया उत्तरापद स्वामिनी का, ठीक है, या उत्तरापद स्वामी का। एंड ऑल्सो अपॉइंटेड, यहाँ पर इन्होंने कन्नौज का रूलर अपॉइंट किया चक्रायुद्ध को। नाउ गुजरात के एक पोएट है सूद, उन्होंने धर्मपाल को लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ या उत्तर का स्वामी बोला इन 11th century इन हिज 11th century कंपोजिशन उदय सुंदरी। तो गुजरात के जो पोएट है सूद, इनका ये कंपोजिशन है, इनकी रचना है उदय सुंदरी। इस रचना में 11th century की रचना है। इसमें इन्होंने धर्मपाल को लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ बोला, उत्तर का स्वामी। धर्मपाल वॉज डिफीटेड बाय प्रतिहार रूलर वत्सराज एंड राजकोटा रूलर ध्रुवा। धर्मपाल आप कह सकते हैं इनकी पराजय हुई थी प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा, और राष्ट्रकूटा जो शासक थे ध्रुव, इन दोनों ने धर्मपाल को युद्ध में हराया था। अरब ट्रैवलर सुलेमान हैज कंसीडर्ड देवपाला द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर अमंग ऑल द रूलर्स ऑफ द राष्ट्रकूटा एंड प्रतिहार डायनेस्टी। सुलेमान जो कि एक अरब यात्री थे, उनके अकॉर्डिंग जो देवपाला थे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक थे राष्ट्रकूट और प्रतिहार डायनेस्टी के सभी शासकों में। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ देवपाल, प्रतिहार took the control over most of the eastern उत्तर प्रदेश एंड बिहार during the reign of मिहिर भोज एंड महेंद्रपाला। देवपाला के मृत्यु के बाद मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल के दौरान प्रतिहार ने ऑलमोस्ट सभी आप कह सकते हैं पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर अपना कंट्रोल बना लिया था। महिपाल बिकेम द फर्स्ट पाला रूलर इन 11th century। महिपाल जो थे वो पहले पाला रूलर बने 11वीं सेंचुरी में, एंड इज कॉल्ड द सेकेंड फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी। इसीलिए महिपाल को पाला डायनेस्टी का दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। पहला संस्थापक ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कौन है, तो वो है आपके गोपाल। गोपाल जो थे वो पाला डायनेस्टी के पहले संस्थापक और रियल फाउंडर थे। जो आपके महिपाल हैं, इन्हें पाला डायनेस्टी या पाल वंश का सेकेंड फाउंडर माना जाता है। महिपाल conquered all territories of Bengal and Magध, but his successor proved comparatively weak। महिपाल ने
महिपाल काफ़ी आप कह सकते हैं इनके अंदर काफ़ी विलोर था। बहुत सारी टेरिटरीज पर इन्होंने विजय हासिल की, जैसे बंगाल और मगध पे भी इन्होंने विजय हासिल की। लेकिन इनके बाद जो इनके सक्सेसर्स आए वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुए, और वहीं से हम कह सकते हैं कि जो पाला डायनेस्टी उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ रामपाल, गढ़वाल्स ऑल्सो एक्सपेंडेड देयर एम्पायर इन बिहार अप टू शाहबाद एंड गया। नाउ सेना रूलर विजय सेन, एंड इसको आप सही कर लीजिएगा, वल्लाल सेन होना चाहिए था। विजय सेन के सन का नाम था, पुत्र का नाम था वल्लाल सेन, ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए था वल्लाल सेन। ऑल्सो एक्सपेंडेड देयर टेरिटरीज एंड एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल टिल द ईस्ट रीजन ऑफ गया। सेना रूलर विजय सेन और आप कह सकते हैं उनके पुत्र वल्लाल सेन ने गया के ईस्ट तक अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था। एट द सेम टाइम तुर्क इन्वेजन ऑन बिहार बिगेन बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी के अंत तक बिहार रीजन में आप कह सकते हैं कि जो टर्किश इन्वेजन थे वो स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद फ्रेंड्स अगली डायनेस्टी हमारे पास कर्नात डायनेस्टी। कर्नात डायनेस्टी का फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा चुका है कि फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो नाम याद रखिएगा, नन्यादेव। नन्यादेव कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडर थे। एक्चुअली द ओटोमन इन्वेजन ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन 2 फेजेस। एक फेज था मोहम्मद गजनवी का और एक फेज था मोहम्मद गौरी का। एंड द बिहार वॉज रूल्ड बाय पाला रूलर रामपाल ड्यूरिंग दोज तुर्किश इन्वेजन। जब ये आप कह सकते हैं कि तुर्की आक्रमण हो रहे थे भारत में, तो उस टाइम पे पाला रूलर रामपाल थे। एंड इट वॉज द टाइम ऑफ रामपाल दैट द कर्नाट डायनेस्टी इमर्ज्ड एट द तिरहुत रीजन इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द गंगसरी। And the founder of the Karnat dynasty was, I have already told you, Nanyadev. In 11th century, a rock edict of Mithila ruler Nanyadev from Simrao also shows that he established the Karnat dynasty. मतलब कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडर नन्यादेव ही थे। इस बात की ऑथेंटिकेशन कहाँ से होती है, तो ऑथेंटिसिटी प्रूव होती है। आप कह सकते हैं कि जो सिमराव का रॉक एडिक्ट था वो इस बात की पुष्टि करता है कि जो मिथिला के शासक थे नन्यादेव, उन्होंने कर्नाट डायनेस्टी की नींव रखी थी, या वही उसके फाउंडर थे। द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस डायनेस्टी इज ऑल्सो फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ मालदेवा ऑब्टेन्ड एट भीत भगवानपुर इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा जिले में हम कह सकते हैं कि भीत भगवानपुर से एक मालदेवा का इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ था। वहाँ से भी हमें कर्नाट डायनेस्टी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती हैं। तो नन्यादेव ने सिमरावगढ़ को अपना कैपिटल बनाया, मतलब कर्नाट डायनेस्टी का कैपिटल या कर्नाट वंश की राजधानी घोषित की। द रेन ऑफ कर्नात रूलर इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ मिथिला। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा चुका कि गोल्डन एज ऑफ मिथिला आप कह सकते हैं किस शासक के शासनकाल को संबोधित करता है, तो कर्नात रूलर जो नन्यादेव थे, या फिर आप कह सकते हैं जो कर्नात रूलर्स का शासनकाल था उसे गोल्डन एज ऑफ मिथिला भी कहा जाता है। मिथिला रिमेन्ड स्टेबल एंड प्रोग्रेस्ड टिल द रेन ऑफ वनवार डायनेस्टी। Now, सुल्तान ऑफ दिल्ली continued to have frequent transaction with कर्नात रूलर्स। दिल्ली के सुल्तान और कर्नात रूलर्स के बीच में आप कह सकते हैं लेन देन लगातार चल रहा था। इन टर्म्स ऑफ वी कैन से दैट कि जो दिल्ली सल्तनत के ऑफिसर्स थे, प्रोविंशियल ऑफिसर्स थे, जो कि बंगाल और बिहार की टेरिटरी में अपॉइंट होते थे, वो जनरली नजराना ऑब्टेन करते थे कर्नात रूलर से, ठीक है। तो नजराना के आप कह सकते हैं गिफ्ट है नजराना, कर्नात रूलर्स दिल्ली सल्तनत के जो ऑफिसर्स थे उनको दिया करते थे। एंड द अथॉरिटी ओवर दीज रीजन्स वर ऑब्टेन्ड बाय गियासुद्दीन तुगलक। एट दैट टाइम द रूलर ऑफ तिरहुत वाज हरि सिंह देव हु कुड नॉट विदस्टैंड द इन्वेजन ऑफ टर्किश आर्मी एंड एस्केप्ड इन द वैली ऑफ नेपाल। उस टाइम पर जो रूलर थे हरि सिंह देव, जो और उस टाइम पर जो आक्रमण हो रहे थे टर्किश या तुर्कों के जो आक्रमण थे उनको वो आप कह सकते हैं काउंटर नहीं कर पा रहे थे और नेपाल घाटी में वो भाग गए थे या बच के निकल गए थे। दस द एरिया ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल बिहार मर्ज टुगेदर एंड द लास्ट रूलर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी वाज हरि सिंह। कर्नाट डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो आपके हरि सिंह थे। बाय 1378 एडी कर्नाट डायनेस्टी केम टू एन एंड। हरि सिंह देवा रिमेन्ड एक्टिव एज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। चंदेश्वर was Hari Singh's minister and great poet. Vidyapati's father was a presiding priest and minister of the state under King Ganeshwar, who composed the book named गंगा भक्ति एंड तरंगिणी। गंगा भक्ति और तरंगिणी के आप कह सकते हैं जो ऑथर थे या फिर जो रचनाकार थे वो कौन थे, गणेश विद्यापति के जो पिता थे, विद्यापति फादर, वो आप कह सकते हैं कि गंगा भक्ति और तरंगिणी के कंपोजर थे या फिर रचनाकार थे।
उसके बाद फ्रेंड्स सेना डायनेस्टी आ जाती है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पाला डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ समंत सेन। समंत सेन वाज अ फिडिटरी अंडर द पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के अंदर वो फिडिटरी थे समंत सेन। बाद में समंत सेन का शासन स्थापित हो जाता है, या आप कह सकते हैं राजा बन जाते हैं, अपनी डायनेस्टी बना लेते हैं। द सेना डायनेस्टी बिकम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एट द टाइम ऑफ हेमंत सेन। द रूलर लाइक विजय सेन, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं सेना डायनेस्टी के विजय सेन। इन्हीं के पुत्र थे वल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। इन तीन रूलर्स का नाम एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए सेन डायनेस्टी से। विजय सेन, वल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन रूल्ड ओवर बिहार एंड बंगाल रीजन। विजय सेन वॉज पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब विजय सेन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है देवपाड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। जो देवपाड़ा ताम्रपत्र अभिलेख है वहां से विजय सेन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो कि एक सेना रूलर थे। विजय सेन डिफीटेड ननया देव, द रूलर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। विजय सेन वॉज द फॉलोअर ऑफ शैविज्म। He composed two books called Dana Sagar and Abhinav Sagar. Lakshman Sen was the last ruler of the dynasty. ठीक है, तो सेन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो आपके लक्ष्मण सेन थे। विजय सेन शैविज्म के फॉलोअर थे, और विजय सेन ने कर्नाट डायनेस्टी के जो फाउंडर थे नन्यादेव, उनको हराया भी था युद्ध में। इन्होंने दो बुक की रचना की थी विजय सेन ने। बुक्स के नाम क्या क्या थे? दान सागर और अभिनव सागर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो गीत गोविंद के ऑथर थे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि गीत गोविंद के ऑथर का नाम क्या था। ही वॉज कंटेम्परेरी टू द कोर्ट ऑफ लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के जो ऑथर थे वो लक्ष्मण सेन के आप कह सकते हैं समकालीन थे। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसके समकालीन थे, आपको ऑप्शन दे देगा और आप पूछा जाएगा कि ये किसके समकालीन थे। तो आप ध्यान रखिएगा, गीत गोविंद के जो ऑथर थे, अभी मैंने आपसे बोला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उनका नाम बताइए, वो लक्ष्मण सेन के समकालीन कंटेम्परेरी थे। गीत गोविंद के ऑथर का नाम था जयदेव, ध्यान रखिएगा जयदेव, ठीक है। तो वो लक्ष्मण सेन के कंटेम्परेरी थे या समकालीन थे। लक्ष्मण सेन वॉज द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, ठीक है। द सेना रूलर एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट नादिया एंड लखनौती। Sena ruler had conquered the region up to Gaya, for which he had to indulge in the frequent battles with गढ़वाल ruler गोविंदपाल। सेना रूलर जो थे उन्होंने अपना जो टेरिटरी था साम्राज्य विस्तार किया गया तक, जिसके कारण लगातार वो युद्ध में बने रहते थे गढ़वाल रूलर्स के द्वारा, क्योंकि वहाँ प्रशासन था गढ़वाल रूलर्स का, और उस टाइम पे रूलर थे गोविंदपाल, ध्यान रखिएगा। At the same time, when Bengal Bihar region was ruled by Lakshman Sen, the person from Turkish origin Muhammad Ghori's commander Bakhtiar Khilji military campaign was going on in eastern India, including the regions under Bihar and Bengal. In this campaign, Bakhtiar Khilji defeated Lakshman Sen and merged his territory under the Turks. तो बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन, सेना रूलर लक्ष्मण सेन, या फिर आप कह सकते हैं जो लास्ट सेना रूलर थे लक्ष्मण सेन, उनको हराया, और बख्तियार खिलजी ने इनके साम्राज्य को तुर्किश आप कह सकते हैं एम्पायर में मर्ज किया। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखेंगे सम टर्किश इन्वेजन्स इन बिहार, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगला टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर टर्किश इन्वेजन्स इन बिहार। तुर्कों का जो आक्रमण हुआ है बिहार में, उनको देख लेते हैं। तो एज वी ऑल नो दैट मोहम्मद गौरी और उसके कमांडर्स के द्वारा कई बार भारत में आक्रमण किया गया है, जिसके कारण बिहार भी इसके चपेट में आता रहा है। तो मोहम्मद गौरी का एक कमांडर था, आप कह सकते हैं इख्तियार अल दीन बख्तियार खिलजी। इख्तियार अल दीन बख्तियार खिलजी ने पहला आक्रमण किया था उदांतीपुर में और वहाँ पर विजय हासिल की। आप कह सकते हैं उदांतीपुर आज का बिहार शरीफ है। यहाँ पर आक्रमण हुआ था 1198 में, और जो आपका वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी था उसको बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अपना कैंपेन चला ईस्टर्न इंडिया में, एंड विच ऑल्सो इंक्लूड बिहार बंगाल रीजन। बख्तियार खिलजी ऑल्सो नोन एज गाजी इख्तियार। तो गाजी इख्तियार किसे कहा जाता है? बख्तियार खिलजी को ही कहा जाता है। देयरफॉर द क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशिंग टर्किश पावर इन बिहार गोज टू बख्तियार खिलजी। व्हेन बख्तियार खिलजी इन्वेडेड बंगाल बिहार रीजन, जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार रीजन पर आक्रमण किया तो उतने टाइम पर सेना रूलर लक्ष्मण सेन का शासन चल रहा था और पाला रूलर इंद्रद्युम्न पाला का शासन चल रहा था, और इन दोनों ने ही उसे रोकने का प्रयास किया। आफ्टर दिस इन 1203 to 1204 AD, लक्ष्मण सेन कैपिटल नादिया वॉज अटैक्ड बाय बख्तियार खिलजी।
1203 से 1204 एडी के बीच में लक्ष्मण सेन की जो राजधानी थी नादिया, उस पर बख्तियार खिलजी ने अटैक किया एंड द सेना रूलर वाज आल्सो डिफीटेड सब्सिक्वेंटली। बख्तियार खिलजी conquered the region of Bihar, Bengal and organized the region as a province and established लखनौती as the capital of those region। तो बंगाल बिहार रीजन के लिए बख्तियार खिलजी ने लखनौती को राजधानी बनाया। बख्तियार खिलजी was assassinated in 1206 एडी बाय अलीमर्सन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई 1206 एडी में। आफ्टर बख्तियार खिलजी द रूल ऑफ मोहम्मद गौरीज अदर कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक वाज एस्टेब्लिश्ड इन दिस रीजन। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी का जो दूसरा कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका शासन इस रीजन पर एस्टेब्लिश हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी इन 1206 एडी कुतुबुद्दीन ऐबक हैड एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट टर्किश एम्पायर इन दिल्ली, और इसी टर्किश एम्पायर को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 एडी में, और आप कह सकते हैं इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में इंडिपेंडेंट टर्किश एम्पायर स्टेब्लिश करता है दिल्ली में, और इसे दिल्ली सल्तनत का नाम दिया जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ बख्तियार खिलजी द टेरिटरी ऑफ बिहार बंगाल रीजन केम अंडर द डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। और आपको पता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। With the establishment of Delhi Sultanate, the end of the pre-medieval period and the beginning of the medieval period begins। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि प्री मिडल पीरियड का अंत होता है और मिडल पीरियड मध्यकालीन इतिहास का समय स्टार्ट हो जाता है। मिडीवल हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन नॉर्दर्न इंडिया विच ऑल्सो इंक्लूडेड बिहार, जिसमें बिहार भी इंक्लूडेड है। कुतुबुद्दीन वाज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल फ्रीक्वेंट वॉर एज वेल एज ड्यू टू द जियोग्राफिकल डिस्टेंस एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऐबक वाज नॉट एबल टू पे मच अटेंशन टू बिहार एंड बंगाल। कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, तो बहुत सारे वॉर्स होते हैं, और बिहार और बंगाल से दूरी होने के कारण, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी ज़्यादा ना होने के कारण हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन अपना इस रीजन पर नहीं दे पाता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वहाँ के जो लोकल रूलर्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं बाय टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द अदर सक्सेसर्स ऑफ मोहम्मद गौरी, यालदोज एंड काबूशा। The local feudal tried to become independent ruler in Delhi and its surrounding areas. In such a situation, ruler of Bengal invaded Bihar repeatedly. बंगाल का जो रूलर है वो बिहार पर लगातार आक्रमण करता है, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है ना, और दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी है उसके खिलाफ वो विद्रोह कर देते हैं। इन दिस वे द रीजन ऑफ बिहार रिमेन्ड द सेंटर ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टर्किश रूलर दिल्ली, द रूलर ऑफ बंगाल एंड द लोकल रूलर ऑफ बिहार मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब जो बिहार रीजन है वो खास तरीके से बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है इन तीनों के बीच में। दिल्ली की गद्दी पर जो बैठ रहा है, मतलब जो मुगल आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ रहा है जो शासक, और जो दूसरा पार्टी इसमें इन्वॉल्व होता है वो बंगाल का शासक, और तीसरा पार्टी बिहार का शासक इटसेल्फ। तो ये तीनों के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है बिहार का रीजन। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1211 एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल आप कह सकते हैं 1210 से 1236 तक, गियासुद्दीन इस्टेब्लिश्ड हिज इंडिपेंडेंट रूल ओवर बंगाल एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम तिरहुत रीजन इन बिहार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1211 में आप कह सकते हैं इल्तुतमिश का शासन आ जाता है, और उतने टाइम पर गियासुद्दीन बंगाल के ऊपर एक अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश करने में सफल हो जाता है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 1210 में चौगान खेलते हुए, चौगान आप कह सकते हैं जिस तरह पोलो खेला जाता है घोड़े के ऊपर सवार होकर के, उसी तरह चौगान खेला जाता था घोड़े के ऊपर बैठ करके। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए आप कह सकते हैं घोड़े से गिर गए थे, और वहीं पर इंस्टेंटली उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1211 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, और जब वह इल्तुतमिश का शासन रहता है तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि बंगाल के ऊपर गियासुद्दीन अपना इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश करने में समर्थ हो जाता है। और 1225 एडी में इल्तुतमिश ने जो अपनी पोजीशन दिल्ली में स्ट्रांग कर ली है, तो अब वो वापस आप कह सकते हैं कि बंगाल और बिहार की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करता है जो इल्तुतमिश होता है, और उतने टाइम पर गियासुद्दीन बिहार की गद्दी पर, बंगाल की गद्दी पर बैठा हुआ और बिहार के तिरहुत रीजन से टैक्स कलेक्ट कर रहा है। तो अब जो आपका इल्तुतमिश है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर अपॉइंट करते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है बंगाल और बिहार रीजन के लिए, उसका नाम होता है मलिक जानी। ध्यान रखिएगा,
मलिक जानी को अपॉइंट करके इल्तुतमिश जब वापस दिल्ली आते हैं तो वापस गयासुद्दीन मलिक जानी को गद्दी से हटा करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो इस तरह से एक इंस्टेबिलिटी बनी रहती है बंगाल और बिहार रीजन में। एंड आफ्टर दिस इल्तुतमिश हिमसेल्फ कैंपेन्ड टू क्रश द रिबेलियन ऑफ बंगाल आफ्टर डिफीटिंग द रूलर ऑफ बंगाल नेम्ड हिसाबुद्दीन। हिसाबुद्दीन उस टाइम बंगाल का रूलर होता है, उसको हरा करके वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है इल्तुतमिश। एंड बंगाल और बिहार की जो टेरिटरी है उसको दो सेपरेट सूबा में कन्वर्ट करता है। आफ्टर इल्तुतमिश रिटर्न हिज सक्सेसर वर नॉट एबल टू मेंटेन हिज एस्टेब्लिश्ड रूल ओवर द बिहार। इल्तुतमिश के बाद आप कह सकते हैं कि जो उनके सक्सेसर थे वो इतने एबल नहीं थे कि उसकी लेगेसी को कंटिन्यू कर पाए। ड्यूरिंग द रेन ऑफ बलबन 1266 से 1286 AD तक रिबेलियन बिगिन इन बंगाल रीजन। बलबन क्रश द रिबेलियन वाइल टुक प्लेस अंडर द टुगरिल। टुगरिल के नेतृत्व में जो रिबेलियन चल रहा होता है बलबन उसे क्रश करता है। After Balban, during the Tughlaq period, Turk rule over northern Bihar, Tirhut, and southern Bihar was established. Establishment and administration of Tughlaq dynasty in Bihar region is clearly evident from the two compositions of Sufi Sant Hazrat Safuruddin Yahya Maneri. हजरत सरफुद्दीन याहिया मानिरी की दो इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, मालफुजात और मनाकिबुल असामिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी की जो एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कुछ और इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जैसे सिक्के हैं विच फाउंड ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड इन तिरहुत रीजन। तो ये हमें इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तुगलक पीरियड के बारे में। ठीक है, बिहार में जो तुगलक शासन चल रहा था उसके बारे में हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हजरत सरफुद्दीन याहिया मानेरी की जो दो कंपोजिशन है, रचनाएं हैं, मालफुजात और मनाकिबुल असामिया। तो इन दोनों का नाम भी याद रखिएगा और किसकी कंपोजिशन है ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, वाइल गयासुद्दीन तुगलक वाज रिटर्निंग टू दिल्ली इन 1323 AD फ्रॉम हिज बंगाल कैंपेन, ही डिफीटेड हरि सिंह देवा द रूलर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी का रूलर, लास्ट रूलर था आपका हरि सिंह देव, उसको ये डिफीट करता है गयासुद्दीन तुगलक। एंड ऑल्सो मर्ज द तिरहुत और मिथिला किंगडम इनटू द तुगलक किंगडम एंड नेम्ड इट भागलपुर। और गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला रीजन जो कि हरि सिंह देव के अंडर में था उसको हरा करके इसको आप कह सकते हैं तुगलक किंगडम में मिलाता है, जिसको दोबारा से रीनेम किया जाता है भागलपुर नाम से। तो भागलपुर नाम कौन देता है? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद फ्रेंड्स, खास तरीके से जो रेड कलर में आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है पॉइंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको एक दो बार रिवाइज करके जाना है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने आप कह सकते हैं जामा मस्जिद और एक फोर्ट, एक किला बनवाया था दरभंगा में, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट फेमस आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैपिटल ऑफ बिहार इन तुगलक पीरियड वाज बिहार शरीफ, अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। तुगलक पीरियड में जो बिहार का कैपिटल था या जो बिहार की राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है यहाँ पर, आफ्टर गयासुद्दीन तुगलक फिरोज शाह तुगलक स्टार्टेड द बंगाल कैंपेन इन 1359 AD। दिस फैक्ट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द लिटरेरी वर्क्स ऑफ सिरते फिरोज शाही। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल कैंपेन अपना स्टार्ट किया 1359 AD में। और ये फैक्ट हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है? तो आप कह सकते हैं सिरते फिरोज शाही से। नाउ वी विल डिस्कस राइज ऑफ अफगान पावर आफ्टर द इन्वेजन ऑफ Timur in 1398 AD. During the Tughlaq dynasty, the central power of Delhi Sultanate got weakened, and with that, a period of disintegration began. जब तिमूर का इन्वेजन होता है 1398 AD में तुगलक डायनेस्टी के दौरान, तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत वीक हो जाती है और यहीं से दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। मैनी क्षत्रिय डायनेस्टी arose during the Sayyid and Lodi dynasty, of which the Sharki dynasty of Jaunpur and Hussain Shahi dynasty of Bengal were the most prominent. At that time, western part of Bihar was under the control of Sharki rulers of Jaunpur, and the eastern part was under the control of Hussain Shahi dynasty of Bengal. So there was a struggle between Jaunpur and Bengal, and Lodi dynasty to take control of the Bihar. मतलब जो दिल्ली सल्तनत है आपका लोधी डायनेस्टी, उसके बीच में जो शार्की डायनेस्टी है जौनपुर का, उसके बीच में, और एक पार्टी और इन्वॉल्व है यहाँ पर जो आपका हुसैन शाही डायनेस्टी है बंगाल की। तो बिहार, बंगाल और आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत वापस एक बार कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं बिहार को लेकर के, और फिर से बिहार बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है इन तीनों के बीच में। बहलोल लोधी एंड सिकंदर लोधी वर द मेन रूलर्स ऑफ द लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली। द रूलर ऑफ जौनपुर नेम्ड हुसैन शाह हैड रिवोल्टेड इन द टेरिटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। आप कह सकते हैं कि जौनपुर का जो शासक है हुसैन शाह,
उसके नेतृत्व में एक विद्रोह होता है उत्तर प्रदेश की टेरिटरी पर, लेकिन इस विद्रोह को सिकंदर लोदी के द्वारा दबा दिया जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि सिकंदर लोदी हैड एस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर बिहार एंड मेड इट कंपल्सरी फॉर द रूलर ऑफ तिरहुत टू पे हिम टैक्सेस। और ये टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए जो ऑफिसर अपॉइंट क्या करता है सिकंदर लोदी, उसका नाम होता है मुबारक खान। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर लोदी टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए जिसको अपॉइंट करता है वो कौन होता है, मुबारक खान। इसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है, इन 1504 AD a war between सिकंदर लोदी एंड द नवाब ऑफ बंगाल अलाउद्दीन was started। सिकंदर लोदी और बंगाल के नवाब अलाउद्दीन के बीच में एक युद्ध होता है 1504 में। एज अ रिजल्ट अलाउद्दीन को फाइनली एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है सिकंदर लोदी के साथ, इन विच ही एक्सेप्टेड द सुजर्निटी ऑफ सिकंदर लोदी ओवर द टेरिटरी ऑफ नॉर्दर्न बिहार। उत्तरी बिहार की टेरिटरी के लिए सिकंदर लोदी की सुजर्निटी को अलाउद्दीन को स्वीकार करना पड़ता है। और नॉर्दर्न बिहार में उतने वक्त आप कह सकते हैं सरन और तिरहुत डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ लोदी रूलर इब्राहिम खान लोदी, सूबेदार ऑफ बिहार नेम्ड दरिया खान नुहानी हैड रिवोल्टेड। इब्राहिम खान लोदी के शासनकाल के दौरान बिहार का जो सूबेदार होता है दरिया खान नुहानी, ये विद्रोह करता है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ दरिया खान नुहानी इन 1523 हिज सन मुहम्मद शाह नुहानी डिक्लेयर्ड बिहार एन इंडिपेंडेंट स्टेट। Now in 1526 AD, in the first war of Panipat, Mughal armed forces led by Babur had defeated Ibrahim Lodi and established the Mughal dynasty in Delhi। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में आप कह सकते हैं कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली में मुगल सल्तनत या आप कह सकते हैं मुगल डायनेस्टी की नींव रखी। Now when the Afghan attempted to control Jaunpur, Babur sent an army led by Humayun, right? And now during this period we can say that the rule of Afghan ruler Muhammad Shah was established in North Bihar and the South Bihar was ruled by Nusrat Shah of Bengal। इसके बाद फ्रेंड्स अगली डायनेस्टी हमारे पास सू डायनेस्टी। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली शेर शाह सूरी या फिर हम जिसका ओरिजिनल नाम फरीद खान था, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो with the decline of Nuhani, it is followed by the resurgence of Afghan power under the शेर शाह सूरी। नुहानीस के आप कह सकते हैं डिक्लाइन के बाद जो अफगान पावर है इसमें रीसर्ज होता है अंडर शेर शाह सूरी। शेर शाह का जो ओरिजिनल नाम था वो था फरीद खान। ठीक है, फरीद खान की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको आइए जल्दी से देख लेते हैं शॉर्ट में। जो फरीद खान है, ही वॉज अ ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ इब्राहिम खान सूर। इब्राहिम खान सूर का सबसे बड़ा पोता होता है ये, और आप कह सकते हैं हसन खान सूर का ये पुत्र होता है। ही वॉज बॉर्न इन 1486 AD। 1486 में दिल्ली के निकट पंजवाड़ा में इसका जन्म होता है। हिज ग्रांड फादर इब्राहिम खान एंड फादर हसन खान लेफ्ट पंजाब एंड वेंट फॉर रिज्यूमिंग द सर्विस ऑफ जमाल खान एंड हु इज द सूबेदार ऑफ बिहार। फरीद खान के आप कह सकते हैं बाबा और पिता ये दोनों ही पंजाब चले जाते हैं और वहाँ पर पंजाब छोड़ देते हैं और जमाल खान के पास चले जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए, जो कि बिहार का सूबेदार होता है। नाउ जमाल खान डिलाइटेड विद द सर्विस एंड डिवोशन ऑफ हसन खान, जो कि पिता है फरीद खान का या शेर शाह सूरी का, हसन खान। इसकी सर्विस से जमाल खान बहुत प्रसन्न होता है और उसको आप कह सकते हैं सासाराम वसेपुर तांडा परगना का जागीर प्रदान कर देता है। नाउ फरीज चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन सासाराम ऑन द बैंक ऑफ द सोन रिवर। जो फरीद खान का बचपन है वो सासाराम में सोन नदी के किनारे बीता। नाउ फरीद चाइल्डहुड वॉज नॉट प्लीसेंट। ही वेंट टू जौनपुर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ हर फादर एंड हर स्टेप मदर। फरीद खान या जिसको हम लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, इसे अपने पिता और स्टेप मदर का नेग्लिजेंस का सामना करना पड़ा। जौनपुर वॉज मेजर सेंटर ऑफ इस्लाम रिलीजन एंड कल्चर इन 15th सेंचुरी। फरीद खान जौनपुर चले जाते हैं एंड जौनपुर के बारे में क्या फेमस है कि इट एट दैट टाइम इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ इस्लाम रिलीजन एंड कल्चर इन 15th सेंचुरी। नाउ ही वॉज कॉल्ड द सिराज ऑफ इंडिया। फरीद diligently acquired a good knowledge of Arabic and Persian language। फरीद खान को अरेबिक और पर्शियन भाषा की बहुत अच्छी जानकारी थी और इस चीज़ से जमाल खान बहुत इम्प्रेस हुआ बाय हिज क्वालिटी एंड मैनेज्ड टू गेट अ सेटलमेंट विद हिज फादर हसन खान। और
किसी तरह से इनके पिता जो हसन खान है, फरीद खान के पिता हसन खान को जमाल खान ने समझाया, जो कि बिहार का सूबेदार था। ठीक है, फरीद खान की क्वालिटीज और नॉलेज को देख करके वो बहुत खुश हुआ और किसी तरह से इन दोनों के बीच में, सन और फादर के बीच में एक सेटलमेंट उसने करवाया, जिसका परिणाम क्या हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हसन खान हैंडेड ओवर द मैनर ऑफ सासाराम टू हिज सन, मतलब सासाराम की जो जागीर थी हसन खान ने वो फरीद खान को दे दी 1497 में। 1497 से लेकर के 1518 तक फरीद खान ने सासाराम में, आप कह सकते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया और वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको पूरा संभाला। He made every effort to defeat the rebel landlords and to provide facilities to the public. Farid moved from Sasaram to Agra due to differences with father Hasan Khan and his stepmother. Finally, फरीद ने सासाराम छोड़ करके वो आगरा चला गया। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया है कि फरीद खान के जो पिता थे हसन खान, उनके साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो सासाराम छोड़ करके वो आगरा चला जाता है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हसन खान इन 1520 AD, इब्राहिम खान रिटर्न द मैसन ऑफ हसन खान बैक टू द फरीद खान। तो जो इनके बाबा हैं इब्राहिम खान, इन्होंने हसन खान की मृत्यु के बाद इनकी जो जागीर थी वो उनके पुत्र फरीद खान को दे दी 1520 AD में। फरीद रिटर्न टू सासाराम अगेन, अब फरीद सासाराम वापस आ गए क्योंकि हसन खान की तो मृत्यु हो चुकी है। एज सून एज ही रिटर्न द स्ट्रगल ब्रोक आउट बिटवीन हिज हाफ ब्रदर फॉर द पार्टीशन ऑफ सासाराम जागीर। सो इन 1522 AD फरीद अगेन लेफ्ट सासाराम एंड टुक रिफ्यूजी विद बहार खान द रूलर ऑफ साउथ बिहार। तो जब सासाराम ये वापस आते हैं तो दोबारा से आप कह सकते हैं कि सासाराम की जागीर को लेकर के फरीद खान और उनके भाइयों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण 1522 में फरीद खान ने दोबारा सासाराम छोड़ दिया है और अब वो चले गए हैं दक्षिणी बिहार में। एक रूलर हैं बहार खान, उनके पास शरणार्थी बन गए हैं फरीद खान। एक बार बहार खान को फरीद खान अपना गुरु मान लेते हैं और एक बार अपने गुरु के साथ बहार खान के साथ जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, जहां पर अकेले ही वो एक शेर का शिकार कर लेते हैं। और इस चीज़ से जो साउथ बिहार का रूलर है बहार खान बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और उसने फरीद खान को एक उपाधि दी जिसको शेर खान कहा, है ना। बहार खान शेर शाह सूरी या फिर फरीद खान से बहुत खुश हो जाता है और बहुत इंप्रेस होता है इस घटना के बाद, जब उन्होंने अकेले एक शेर का शिकार किया और इसके परिणाम स्वरूप इनको उपाधि मिल जाती है शेर खान की। और इस चीज़ से जो आप देख सकते हैं कि शेर खान का जो इन्फ्लुएंस है लगातार बढ़ता ही जा रहा है ना, एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट में। तो इस चीज़ से जो अफगान चिफ्टियंस थे वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, जलन उन सभी को होती है क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरह से कॉन्स्पिरेसी करके फरीद खान को साउथ बिहार और उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जो है, जो आप कह सकते हैं पैतृक जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उससे उसको बेदखल कर दिया जाता है। एंड आफ्टर दिस, इन सब घटनाओं के बाद जो शेर खान है वो आगरा पहुंचता है और वहां पर उसकी मुलाकात बाबर से होती है। बाबर वॉज इम्प्रेस्ड विद शेर खान, गेव हिम अ जॉब इन हिज आर्मी। अपनी आर्मी में उसे एक जॉब दे देता है बाबर, यानी उसकी क्वालिटी से प्रभावित होकर के। इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं, बहुत सारे लोग जेलस फील करते हैं। जैसे लोहानी चिफ्टियंस थे, वो जलाल खान को इनकरेज करते हैं आर्मी, जो आपकी कह सकते हैं शेर खान की जो आर्मी है उसको टेक ओवर करने के लिए। जलाल खान इसमें नुसरत शाह का असिस्टेंस लेता है। नुसरत शाह उस वक्त बंगाल का सूबेदार होता था। नौ नुसरत शाह बिहार पहुंचता है जलाल खान की मदद करने के लिए और सामूहिक रूप से आप कह सकते हैं कि शेर खान जो है, शेर शाह सूरी, ये इन दोनों को हरा देता है। एंड आफ्टर दिस रिबेलियन जलाल खान, लोहानी चिफ्ट एंड नुसरत शाह ऑल लेफ्ट फॉर द बंगाल, सभी बंगाल चले जाते हैं और फाइनली जो शेर खान है वो एक्चुअली बिकम द रूलर ऑफ बिहार, बिहार का रूलर बन जाता है और वहां पर उसे एक टाइटल दिया जाता है हजरत आला का। तो आप देखेंगे कि बहुत ही संघर्षमय जो शेर खान का जीवन रहा, बचपन से ही बहुत ज़्यादा संघर्षमय रहा, लेकिन एक के बाद एक स्टेप में उसने सफलता ही हासिल की। और उसके बाद भी जो उसकी पॉलिसीज़ थी, उसकी जो नीतियां थी, वो अपने साम्राज्य विस्तार की ओर थी। जैसे कि 1530 में आप देखेंगे कि शेर खान ने लाड़ मल्लिका, जो कि ताज खान की विधवा है, उससे शादी कर ली। और ताज खान कौन था? फार्मर सूबेदार ऑफ चुनार का फार्मर सूबेदार था, जिसके कारण जो शेर खान है उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि अब उसके पास चुनार की भी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर आ गई है। नाउ शेर खान डिप्लॉयड हिज सन कुतुब खान टू प्रोटेक्ट चुनार। अब शेर खान ने चुनार की जिम्मेदारी अपने पुत्र कुतुब खान को दे दी है। इसके बाद आफ्टर बाबर की डेथ के बाद हुमायूं दिल्ली का शासक बन जाता है 1530 में।
एक बार हुमायूं अपनी आर्मी भेजता है चुनारगढ़ पर आक्रमण करने के लिए, जहां पर आप देखेंगे शेर खान का पुत्र कुतुब खान अपॉइंट है उसकी रक्षा करने के लिए। फाइनली शेर खान अपने पुत्र कुतुब खान से सरेंडर करने के लिए कहता है और कुतुब खान सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद हुमायूं और शेर खान के बीच में एक इजी टर्म्स में ट्रीटी हो जाती है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि शेर खान ने बहुत ही चालाकी से चुनारगढ़ का जो अपना साम्राज्य है उसको बचा लिया। ठीक है, तो ये था एक हिस्ट्री और एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कहानी, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी छुपे हुए हैं सूर डायनेस्टी के बारे में। इसके बाद फ्रेंड अगला टॉपिक है इसमें बिहार ड्यूरिंग मुगल पीरियड। सो लेट्स स्टार्ट। द क्रेडिट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया गोज टू जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को एक क्रेडिट जाता है इंडिया में मुगल डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट का। और बाबर वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर लंगन चंगेज खान। ही डिफीटेड द रूलर ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट वार ऑफ पानीपत इन 1526 AD and became the ruler of large part of India. In Bihar, Sultan Muhammad Shah Nuhani and the chieftain of the Farmoli tribes challenged Babur. बिहार में हम कह सकते हैं कि सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी और फरमौली ट्राइब्स के लोगों ने बाबर को चैलेंज किया। एंड ड्यूरिंग हिज मिलिट्री कैंपेन बाबर हैड फोर्स्ड द फरमौली चिफ्टियंस टू सरेंडर एट अ प्लेस कॉल्ड बक्सर इन बिहार इन अप्रैल 1529। युद्ध के बाद या फिर आप कह सकते हैं बाबर ने जो फरमौली चिफ्टियंस थे उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया बिहार में अप्रैल 1529 में। एंड ही अपॉइंटेड मुर्शिद इराकी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है कि बाबर ने बंगाल का जो दीवान था वो मुर्शिद इराकी को बनाया। ऑन 27 of April 1529 he defeated the मुनेर चिफ्टियंस। शेर शाह ऑल्सो सर्व्ड इन बाबर्स आर्मी, जिसकी बात हम लोगों ने पहले ऑलरेडी कर ली है। द मुगल एम्पायर वॉज रीस्टोर्ड इन इंडिया बाय हुमायूं इन 1555 to 1556 AD। 1555 से 56 तक मुगल एम्पायर दोबारा रिस्टोर किया गया इंडिया में हुमायूं के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अकबर इज कंसिडर्ड द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो मुगल डायनेस्टी नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मुगल कालीन प्रशासन था उसका एक्चुअल फाउंडर अकबर को कंसिडर किया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ही हैड शोन हिज ग्रेट फोरसाइट एंड एस्टेब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर। नाउ इन द अर्ली पीरियड ऑफ अकबर्स रेन द अफगान फ्रॉम अफगानिस्तान हैड देयर डोमिनियन ओवर बिहार। अकबर के रेन के या शासनकाल के दौरान या अकबर के जो शासनकाल के स्टार्टिंग के दिन थे उस दौरान बिहार की जो टेरिटरी थी उस पर अफगानिस्तान के अफगान्स का डोमिनियन था। इन 1564 वन ऑफ द अमीर्स नेम्ड सुलेमान करानी हैड डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंट रूल इन बिहार। 1564 में सुलेमान करानी ने, जो कि एक अमीर था, उसने बिहार में अपने इंडिपेंडेंट रूल को डिक्लेयर किया। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद दाऊद खान बिकेम द रूलर इन 1572। 1572 में सुलेमान करानी की मौत के बाद दाऊद खान 1572 में बिहार का रूलर बना। ही रीड आउट द स्टेंच खुतबा इन हिज नेम एंड स्टार्टेड अ न्यू कॉइन। दाऊद खान डिस्ट्रॉयड द फोर्ट ऑफ पटना। पटना के किले को दाऊद खान ने डिस्ट्रॉय किया। अकबर ने मुनीम खान को भेजा बिहार में दाऊद खान के एक्सपेंशन को रोकने के लिए। दाऊद खान वॉज इन हाजीपुर एंड हिज मिनिस्टर लोधी चिफ्टिन वॉज इन रोहतास एट दैट टाइम। एम्परर अकबर हिमसेल्फ हैड टू कम टू पटना आफ्टर मुनीम खान डिड नॉट सक्सीड विद दाऊद खान। मुनीम खान जब दाऊद खान को दबाने में या उसके एक्सपेंशन को रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो अकबर खुद आए एंड ही अटैक द फोर्ट ऑफ हाजीपुर। क्योंकि उतने टाइम पर जो दाऊद खान था वो आप कह सकते हैं हाजीपुर में ही था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो अकबर अटैक द फोर्ट ऑफ हाजीपुर एंड बैडली डिफीटेड द अदर अफगान्स अलॉन्ग विद द फोर्टिफाइड फतेह खान बरहा। फतेह खान बरहा के साथ साथ जो दूसरे अफगान्स थे उनको अकबर ने हराया एंड अकबर गेंड कंट्रोल ऑफ द फोर्ट ऑफ हाजीपुर। और इस तरह से जो हाजीपुर का किला था उस पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हुआ। अकबर सेंट हिज कमांडर शहबाज खान अगेंस्ट द किंग बरिसाल ऑफ छोटा नागपुर
छोटा नागपुर का जो राजा था बरीसाल, उसके अगेंस्ट में या उससे लड़ने के लिए, और शहबाज खान ने छोटा नागपुर के शासक या राजा बरीशाल को युद्ध में पराजित किया एंड शहबाज खान वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द सब्जुकेशन ऑफ एम्परर अकबर. In 1579 AD, King Mansingh invaded the Chero kingdom of Palamau, which forced them to accept the subjugation of Mughal Emperor Akbar. Now, Akbar also defeated the Rajput king of Mithila in 1574 AD and provided Maithil Brahmin Mahesh Thakur with all the rights to collect the revenue in that area. अकबर ने मिथिला के राजपूत राजा को परास्त किया युद्ध में 1574 AD में, और मिथिला रीजन का जो टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट था वो एक मैथिल ब्राह्मण महेश ठाकुर को प्रदान किया. मान सिंह स्ट्रेंथन द मुगल अथॉरिटी इन द रीजन बिटवीन 1587 एंड 1594 AD. मान सिंह ने इस रीजन में मुगल अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया 1587 से 1594 के मध्य, एंड ही डिफीटेड द लोकल चिफ्टेन ऑफ गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर एक्सेट्रा. ही मेड रोहतास इस कैपिटल. ध्यान रखिएगा, मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? रोहतास में बनाई. मान सिंह ऑल्सो मेड राजमहल इस कैपिटल फॉर द सम टाइम एंड नेम्ड इट अकबर नगर. मान सिंह ने राजमहल को भी कुछ समय तक अपनी राजधानी बनाई थी और इसका नाम भी उसने चेंज करके अकबर नगर रख दिया था. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा. उसके बाद फ्रेंड्स, जहांगीर अपॉइंटेड राजकुमार परवेज एज द गवर्नर ऑफ बिहार इन 1621 AD. 1621 में आप कह सकते हैं कि जहांगीर ने परवेज को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया. ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, मुगल अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड ओवर द रीजन ऑफ खोखरा देश या छोटा नागपुर आप कह सकते हैं. ही सक्सीडेड इन एक्वायरिंग राइट्स ओवर द डायमंड माइंस ऑफ छोटा नागपुर. जहांगीर्स ऑटोबायोग्राफी तजुके जहांगीरी ऑल्सो मेंशंस द एविडेंस ऑफ गोल्ड्स वर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन. जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है तजुके जहांगीरी, उसमें भी ये एविडेंसेस मेंशन है कि इस जगह पर या इस रीजन में गोल्ड भी प्राप्त किया गया है. शाहजहां हैड एक्वायर्ड द टेरिटरी ऑफ बिहार फ्रॉम परवेज इन 1623 टू 1624 AD. शाहजहां ने बिहार की टेरिटरी को परवेज से हासिल किया 1623 से 24 के बीच में एंड क्रश्ड हिज रिबेलियन. पीस रिमेन्ड इन बिहार ड्यूरिंग दिस रूल. तो शाहजहां के टाइम पर आप कह सकते हैं कि बिहार जो रीजन है वहाँ पर कोई डिस्प्यूट, इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं क्रिएट हुआ, ओवरऑल पीस मेंटेन रहा. इसके बाद फ्रेंड्स, औरंगजेब अपॉइंटेड हिज ग्रैंडसन अजीम एज द सूबेदार ऑफ बिहार इन 1702 AD. 1702 में आप कह सकते हैं कि औरंगजेब ने अपने ग्रैंडसन अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया. अजीम चेंज द नेम ऑफ पटना टू अजीमाबाद. अजीम ने पटना का नाम चेंज करके अजीमाबाद रखा एंड ही स्पेंट 1 करोड़ रुपये फॉर द ब्यूटिफिकेशन एंड डेकोरेशन ऑफ द सिटी. 1 करोड़ रुपए भी इसने खर्च किए शहर को सजाने के लिए. द कंटेम्प्रेरी दीवान ऑफ बंगाल वॉज मुर्शिद कुली खान. उस वक्त अगर बंगाल के दीवान की बात करें तो अजीम का जो समकालीन बंगाल का दीवान था वो था मुर्शिद कुली खान. ही एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ बंगाल इन 1704 एंड स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस टू मुगल एम्परर. अजीम सन फरुख शेर वॉज बॉर्न इन पटना. फरुख शेर पटना में पैदा हुआ. ही डिफीटेड द एम्परर जहांदर शाह एंड एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी ओवर मुगल थ्रोन. Farrukh Shah received his formal coronation in Patna itself and emerged victorious in the Battle of Agra and became an emperor. He was the first Mughal emperor who was crowned in Bihar. तो बहुत important point है ये कि जो आपका फरुख शेर था, जो कि अजीम जो प्रिंस था, अजीम औरंगजेब का जो ग्रैंडसन था, उसका बेटा था फरुख शेर. उसका कोरोनेशन या फिर आप कह सकते हैं वो पहला मुगल एम्परर था who was crowned in बिहार. ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो यहाँ फरुख शेर की बात हो रही है. इसके बाद फ्रेंड्स, फरुख शेर सक्सेसर शहाबुद्दीन एंड सरफराज खान रूल्ड टिल 1740 AD. द पोस्ट ऑफ नायब नजीम वॉज क्रिएटेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार रीजन स्मूथली. नायब नजीम की एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट क्रिएट की गई
प्रशासन को चलाने के लिए। अली वर्दी खान बिकेम द फर्स्ट नजीम, तो इस तरह से पहला नजीम बना अली वर्दी खान। इन 1740 अली वर्दी खान हु किल्ड सरफराज खान एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द नवाब ऑफ बंगाल रूल्ड टिल 1756। तो अली वर्दी खान 1756 तक एक तरीके से यहाँ पर रूल किया इसने। ही अपॉइंटेड जैनुद्दीन हैबात एज नायब नजीम ऑफ बिहार टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार इन स्मूथ मैनर। तो अली वर्दी खान ने जैनुद्दीन हैबात को बिहार का नायब नजीम नियुक्त किया। उसके बाद फ्रेंड्स अली वर्दी खान फेस द इन्वेजन ऑफ मराठा एंड अफगान राइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। इन 1743 AD मराठा पेशवा बालाजी राव ऑफ पूना हैड इन्वेडेड बिहार एंड रीच्ड भागलपुर वाया मुंगेर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1743 AD में मराठा पेशवा बालाजी राव जो कि पूना से थे, उन्होंने बिहार को इन्वेड किया, बिहार पर आक्रमण किया और भागलपुर वो पहुंचे मुंगेर के रास्ते होते हुए। अफगान किल्ड हैबात जंग इन 1748 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्तफ़ा खान। अली वर्दी डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ पटना। तो अफगानों ने हैबात जंग को 1748 ईस्वी में मार दिया था मुस्तफ़ा खान के अंडर में। अली वर्दी खान ने उसको मारा था, मुस्तफ़ा खान की बात हो रही है यहाँ पे कि अली वर्दी खान ने मुस्तफ़ा खान को पटना के बैटल जो युद्ध हुआ था उसमें इसको मारा था। इन 1751 AD अली वर्दी खान डिफीटेड द मराठा इन अ बैटल नियर फतुहा। अली वर्दी खान ने मराठों को भी पराजित किया था फतुहा के बैटल में, बट मराठा पोजीशंस स्टिल प्रिवेल्ड इन मोस्ट एरियाज ऑफ उड़ीसा। आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान सिराजुद्दौला सक्सीडेड हिम इन 1756। तो 1757 प्लासी के युद्ध से पहले आप कह सकते हैं कि जो बंगाल का नवाब था वो था सिराजुद्दौला। तो प्लासी के युद्ध में भी सिराजुद्दौला एक पार्टी रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे गवर्नेंस ऑफ मुगल बिहार, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मुगल कालीन प्रशासन था, गवर्नेंस था, पॉलिटी थी बिहार में, वो कैसी थी। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड गवर्नेंस ऑफ बिहार वॉज डिवाइडेड इंटू मल्टीपल लेवल्स। इनिशियल ईयर्स में मेनली फ्रॉम 1526 to 1540 AD the old structure of administration was kept in force. Babur defeated Afghan of Bihar in the घाघरा वॉर इन 1529। बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया था जो कि बिहार से थे। ही विजिटेड बिहार सेवरल टाइम्स बट डिड नॉट चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हियर। In 1540, Sher Shah Suri established his authority over Bihar and introduced a new administrative system here. एक नए प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की शेर शाह सूरी ने 1540 में। He made the northern part of modern Bihar completely different from Bengal. He divided his administration into several levels, and the same pattern was followed by the Emperor Akbar. Now Akbar constituted Bihar as a सूबा और province and this tradition continued till the reign of औरंगजेब। अकबर से औरंगजेब तक के शासनकाल में यही सिस्टम चलता आया। आईने अकबरी की अगर हम माने तो बिहार प्रोविंस जो था इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 सिकारा। सिकाराज इज नथिंग बट डिस्ट्रिक्ट। 7 जिलों में विभाजित था जो बिहार प्रोविंस था। ये 7 जिले कौन से थे तो तिरहुत, हाजीपुर, सरन, चंपारण, मुंगेर, बिहार और रोहतास। ये आपके 7 सिकाराज थे, या फिर आप कह सकते हैं 7 जिले थे। सिकाराज वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू 199 परगनाज विद मिथिला बीइंग द चीफ वन। 199 परगनों में ये विभाजित थे जो 7 जिले थे, और इनमें सबसे ऊपर था आपका मिथिला। बेतिया एंड हाथुआ वर अंडर द सिकाराज ऑफ नॉर्थ बिहार। मुंगेर, बिहार, रोहतास वर द मेन सिकाराज इन साउथ बिहार। पटना एंड गया वर द एरियाज अंडर बिहार गवर्नमेंट। Governments were placed under the zamindars. Now during the reign of Aurangzeb, number of government in Bihar was 8 and the number of Pargana was 245. Bihar was given a very important status by the Mughals. Here Kutubuddin Kokal, Suleiman Siku, Ajam, Ajimussan, मान सिंह, सैफ खान, मीर जुमला एंड दाऊद खान वर अपॉइंटेड एज सूबेदार। तो ये सूबेदार के नाम है, आप कह सकते हैं, जो 8 अभी हम लोगों ने बात की यहाँ पर जो 8 गवर्नमेंट बनाए गए थे उसमें ये 8 सूबेदार अपॉइंटेड थे। द दीवान वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट द सूबेदार हु हेल्प्ड द सूबेदार रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है जो डॉट लिखा हुआ है, इसको आप काट दीजिएगा। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ दीवान वॉज टू रेज द रेवेन्यू। अब यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स हैं और उनके फंक्शन लिखे हुए हैं ऑफिशियल्स के, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो दीवान था उनका मेन फंक्शन क्या था, टू रेज द रेवेन्यू। सदर जो थे दे वर द हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट। काजी वॉज द जज।
बक्सी वॉज द हेड ऑफ द वॉर डिपार्टमेंट, और इसे हम कमांडर ऑफ द फौजदार प्रोविंशियल आर्मी भी कहते हैं। कोतवाल जो थे दे यूज टू हेड द पुलिस डिपार्टमेंट। मेहर का जो मेन टास्क था इट वॉज टू कलेक्ट द टैक्सेस ऑन द पोर्ट्स, कलेक्ट कस्टम ड्यूटीज एंड लिवाइज टैक्सेस ऑन द लीडर्स। वकाई, यहाँ पे रिवर काट दीजिएगा, वॉज द ऑफिशियल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। At the सरकारा डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर वर मैनी ऑफिशियल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। अब कुछ और ऑफिसर्स यहाँ पर लिखे हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, तो ये भी पूछे जाते हैं। जैसे फौजदार जो था, ही वॉज द प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एंड वॉज द चीफ असिस्टेंट ऑफ द सूबेदार। मिलिट्री गॉट रेवेन्यू, पुलिस एंड मिलिट्री राइट कंपेयर टू द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, इट कैन बी डन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। अमल गुजार यूज्ड टू बी अ रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर। अमल गुजार जो था वो रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर हुआ करता था। हर गवर्नमेंट के पास एक कौदी या काड़ी होता था एंड वो वॉज द स्कॉलर ऑफ थियोलॉजी। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट लिखे गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीर आदिल यूज टू हेल्प हिम, तो जो कौदी होते थे उनको हेल्प करने के लिए मीर आदिल हुआ करते थे। कोतवाल यूज टू वर्क एज एन अर्बन ऑफिसर टू मेंटेन पीस इन द सिटी, तो सिटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी कोतवाल की होती थी। देयर वर मैनी परगना अंडर ईच गवर्नमेंट, तो अगर नंबर ऑफ परगना की बात की जाए, अकबर के दौरान 200 थी बिहार में, और औरंगजेब के दौरान जो बिहार में परगना थे वो 246 थे, ध्यान रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट था वो आपका था परगना। शिकार वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द परगना। अमील वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू रेवेन्यू। कराकुन जो था, द वर्क ऑफ कराकुन वॉज टू प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ द परगना एंड टू ब्रिंग द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो ये और कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे। उसके बाद फुटदार वॉज अथॉरिटी ऑफ द लोकल स्टेट ट्रेजरी। चौधरी वॉज द रेवेन्यू कलेक्टर वाइल कानूनगो यूज टू प्रिजर्व द रेवेन्यू रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। Mughal rulers continued the fair and just rule of governance established by Sher Shah. Such court were established by Jafar Khan, an officer of the Viceroy Daud Khan, at many places such as Khade Kalan, Sadar Gali, Bhagalpur, Rajmahal, etc. The local administration of Mughal period, Bihar was very strong. Many villages used to come under the Pargana. There was no interference by the Mughal emperor in the administration of these villages. Head of the village was the principal officer of the village, and the village head used to settle all kinds of dispute. The panchayat used to act as a court. तो ध्यान रखिएगा, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल पीरियड के दौरान ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। जो मेन आप कह सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी या फिर जो मुगल एम्पायर था, इसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता था विलेज के काम में। There was no interference by the Mughal emperor in the administration of these villages. विलेज का जो हेड होता था वो प्रिंसिपल ऑफिसर होता था विलेज के लिए। इवन जो पंचायत होती थी गांव में वो कोर्ट की तरह एक्ट करती थी, ध्यान रखिएगा। द इनकम ऑफ बिहार प्रोविंस वॉज मेनली फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, ट्रेड, मिंट, गिफ्ट, मोनोपली, साल्ट माइंस, जिजिया, जकात, खमस एक्सेट्रा। तो जो बिहार की इनकम होती थी उसके सोर्सेज यहाँ पर मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस रेवेन्यू वाज आल्सो रिसीव्ड फ्रॉम मार्केट टैक्स, मार्केट टैक्स से भी रेवेन्यू रिसीव किया जाता था। लैंड वाज डिवाइडेड इनटू खालिसा, जागीर एंड सायुगल। द स्टेट इनकम वाज अलाउड टू रिमेन इन द किंग्स हैंड। नाउ देयर वर सिकादरा, दे यूज्ड टू रिकवर लैंड रेवेन्यू। नवी सिंधा एंड मुकद्दम वर अपॉइंटेड देयर टू हेल्प हिम। सिकादरा जो होते थे उनके हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए ये दो ऑफिसर्स होते थे। ड्यूरिंग द अकबर रूल, टोडरमल मेजर्ड द लैंड इन बिहार एंड फिक्स द लैंड रेवेन्यू एट अबाउट 25 लाख रुपीज। तो अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल ने जो बिहार की रेवेन्यू थी या फिर आप कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू थी उसको 25 लाख रुपीज पर फिक्स की थी। During this time, the main taxes levied on the merchants were wujuhat, jihat, shirjihat, etc. The faruat was a tax collected by the landlords. Apart from this, ikrizat, abab, hububat, etc. were the main taxes. तो ये कुछ और taxes के नाम है। स्पेशल ये पूछ दिया जाएगा, नाम से डायरेक्ट दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इन नाम, ये जितने भी नाम यहाँ पर मेंशन है उनको याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा वुजूहात, जिहात, स्यार जिहात,
ये आपके कुछ टैक्सेस हैं जो मर्चेंट्स के ऊपर लगाए जाते थे। फरवात वॉज अ टैक्स कलेक्टेड बाय लैंड लॉर्ड, जो लैंड लॉर्ड्स होते थे उनसे ये टैक्स कलेक्ट किया जाता था। और इसके अलावा इखराजात, अबाब और हुबूबात, ये कुछ और मेन टैक्सेस थे इस टाइम पीरियड पे। टैक्सेस आर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोस्टिट्यूट्स। Now, special attention was given in Bihar province from the point of view of military administration. The position of the soldiers in the army was very important. The people of Maheshi in northern Bihar and Buxar of central Bihar were prominent among these people. There were three types of army. अब यहाँ पर तीन तरह की आर्मी होती थी. First was an army formed by high officials. They were divided on the basis of mansab. Second जो type था, it was provincial army and in which landlords had a prominent role. प्रोविंशियल आर्मी असिस्टेड वेन एवर द सूबेदार नीडेड। जो तीसरा टायर था आर्मी का, इट वॉज लोकली डिप्लॉयड कैवलरी। ठीक है, तो तीन लेवल थे ये आर्मी के। एक थी जो आप कह सकते हैं जो फर्स्ट आर्मी थी, इट वॉज अंडर द हाई ऑफिशियल। सेकेंड आर्मी वॉज द प्रोविंशियल आर्मी विच वॉज अंडर द लैंड लॉर्ड्स। जो प्रोविंशियल आर्मी थी वो सूबेदार को असिस्ट करती थी। जो तीसरे टायर की आर्मी थी, इट वॉज लोकली डिप्लॉयड कैवलरी। Now, thus it can be said that the Mughal ruler established a systematic arrangement of governance in Bihar province. They instructed his provincial authority to focus on all public welfare without any discrimination. Maintaining law and order and provide justice to the people was the main feature of the Mughal administration. There was a system of severe punishment for both criminal in civil and criminal cases. इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल स्टेटस ड्यूरिंग द मिडिवल बिहार। So now in the medieval period, Bihar was divided into several religious sects and castes. Hindu society was mainly divided into four varnas, जैसा कि हम जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य and शूद्र, and several castes. Brahmin had the highest position among all the varnas. Here the क्षत्रिय had a place in the society. ब्राह्मण के बाद आप कह सकते हैं क्षत्रिय का नंबर आता था। वैश्य वर एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज एज बिफोर एंड देयर वर नो स्पेसिफिक चेंज इन द स्टेटस ऑफ शूद्रास। दे वर इन्वॉल्व्ड इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड मैनुअल लेबर एज बिफोर। नाउ इन मिडिवल बिहार ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश वर स्पेशली वर्शिप्ड एज त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति की पूजा की जाती थी मिडिवल बिहार पीरियड में, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते थे। शक्ति वॉज वर्शिप्ड स्पेशली इन मिथिला रीजन। देयर इज अ मेंशन ऑफ देवादित्य, मदन मिश्रा, गणेश उपाध्याय एंड अदर तांत्रिकाज अमंग द बिग सेंट्स एंड वर्शिपर्स देयर। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम मेंशन है जो कि तांत्रिक या फिर आप कह सकते हैं बड़े संत साधु हुआ करते थे। देवादित्य, मदन मिश्रा और गणेश उपाध्याय। वैष्णविज्म हैज ऑलवेज बीन अ प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल ऑफ बिहार। Vishnupada temple of Gaya is an important religious site of the Vaishnav sect. Chaitanya is said to have been inculcated into Vaishnavism by the Vaishnav Sant Ishwar Puri in Gaya district. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चैतन्य देव के जो वैष्णव फॉलोअर्स थे वो बिहार से बहुत ज़्यादा आते थे। द प्रिंसिपल डिसाइपल ऑफ चैतन्य देव नेम्ड रघुपति उपाध्याय वॉज बॉर्न इन तिरहुत। जो चैतन्य देव के प्रिंसिपल डिसाइपल थे, अनुयायी थे, रघुपति उपाध्याय, उनके वो तिरहुत में पैदा हुए थे। अदर डिसाइपल्स ऑफ चैतन्य देव वर विष्णुपुरी मैथिल ब्राह्मण्स। Saivism has also been very popular religion in Bihar. The main religious center related to Saivism are Baidyanath धाम, वैकटपुर, बोध गया, हाजीपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं मेन रिलीजियस साइट्स हैं और सेंटर्स हैं विच आर रिलेटेड टू शैविज्म। शैविज्म हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन द नॉर्थ बिहार। शैविज्म के आप कह सकते हैं जो फॉलोअर्स थे वो ज़्यादातर नॉर्थ बिहार से आते थे। द हरिहरनाथ टेम्पल एट सोनपुर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एविडेंसेस ऑफ द ज्वाइंट वर्शिप ऑफ विष्णु एंड शिवा। हरिहरनाथ टेम्पल जो है जो कि सोनपुर में है, ये आप कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एविडेंस जहाँ पर विष्णु और शिव की आप कह सकते हैं ज्वाइंट वर्शिप या मिला करके इन दोनों लोगों की पूजा की जाती थी। नाउ स्लेवरी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन बिहार कंटेम्परेरी टू मिडिवल इंडिया। द ओनर could buy and sell slaves whenever they desired or whenever he desired. This is clear evidence of the practice of slavery in the literary works of विद्यापति। विद्यापति की जो रचनाएं हैं वहाँ से हमें इसके एविडेंसेस प्राप्त होते हैं स्लेवरी के। विद्यापति लिटरेरी वर्क्स कीर्ति लता provides a clear evidence that the condition of Hindu in the 13th and 14th century was very very pathetic।
ठीक है, बहुत मार्मिक कंडीशन थी हिंदू की। ये पता चलता है 13वीं और 14वीं शताब्दी में बिहार में, ऐसा एविडेंस में मिलता है विद्यापति के कीर्तिलता से। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था विद्यापति की 2 रचनाओं के बारे में। एक तो आपकी कीर्तिलता थी, दूसरी रचना कौन सी थी, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ इकोनॉमिक कंडीशन इन मिडिवल बिहार, अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इन मिडिवल बिहार। In medieval Bihar, people were completely dependent on agriculture. Agriculture was the backbone of the economy. Farming system in the medieval period was probably similar to the present farming system. Most significant feature of the ancient rural system was the production of all the necessary goods took place at the local level. Farmers used to grow crops like paddy, pulses, oilseeds, barley, millet, reed, cotton, wheat, etc. as food crops. Tobacco and opium were also cultivated, which were used as the medicine and intoxicants. तो ओवरऑल जो समरी है इस पैराग्राफ की, आप कह सकते हैं कि मिडिवल बिहार में जो इकोनॉमी थी, दे वर टोटली एग्रीगेरियन टाइप ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो पीपल था दे वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। वो पूरी तरह से कृषि पर आधारित इकोनॉमी थी, या अर्थव्यवस्था का आप कह सकते हैं जो रीढ़ की हड्डी थी वो एग्रीकल्चर ही थी। फार्मिंग सिस्टम, अगर कृषि पद्धति की हम बात करें तो मिडिवल पीरियड में बिल्कुल आज की जो फार्मिंग पद्धति या कृषि पद्धति है उससे सिमिलर थी। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एंशियंट रूरल सिस्टम वॉज दैट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी गुड्स। तो जितने भी नेसेसरी या ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे क्रॉप्स में अगर हम बात करें तो पैडी, पल्सेस, धान या दाल, चावल, दाल, ऑयल सीड्स, बार्ले, मिलेट, कॉटन, वीट, ये सभी वहाँ पर उगाए जाते थे फूड क्रॉप्स की तरह। तंबाकू और अफीम की खेती भी वहाँ पर की जाती थी उतने टाइम पर, ध्यान रखिएगा। इन दोनों की खेती की जाती थी मेडिसिन और इंटॉक्सिकेंट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, शुगर, ऑयल, फ्रेगमेंटेड ऑयल, परफ्यूम सेक्टर वर आल्सो प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। Now, in the second half of the medieval period, a new class of landlords, jagirdars and middlemen came into existence, due to which the condition of peasants became very shady और वेरी पैथेटिक। लैंडलॉर्ड, जागीरदार और मिडिलमैन इतने ज़्यादा इंक्लूड होने लगे सेकेंड ऑफ मिडिवल पीरियड में कि अब किसानों की जो स्थिति वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। इन द फ्यूडल सिस्टम ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्टेड। फ्यूडल सिस्टम में हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा, विच एडवर्सली अफेक्टेड द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद दैट ऑफ द फार्मर्स। तो जो फार्मर, जो किसान थे, वो एक विशियस साइकिल में फंस जाते थे। द फ्यूडल सिस्टम सीवरली एक्सप्लॉटेड द फार्मर एंड मेड देम लैंडलेस। Now there are wide variety of industries were also developed in medieval Bihar. Among them textile industry, silk industry, sugar industry, liquor industry, leather, wood, handicraft industry were more significant. The region of Tirhut was famous for liquor industry. Please remember, जो तिरहुत रीजन है ये आपका फेमस था लिकर इंडस्ट्री के लिए। मिथिला was the famous of textile market. 30 types of textiles are mentioned in the literary Varna Ratnakar of this period. Although silkworm were found in Bengal, silk textiles were manufactured in Bihar. Apart from this, many small and cottage industries were also developed in the medieval Bihar. तो ये कुछ important industries हैं जो यहाँ पर mention है। Okay friends, so thank you so much for participating in this session. इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सूफिज्म इन बिहार को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।